जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द कैरियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा हर बार मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और पुलिस बनिए। चलिए, आपको मैं वर्णमाला का अंतिम क्लास लेके आया हूँ आज। पहले 2 क्लासों को आप लोगों ने, ढेर सारे लोगों ने देखा और बहुत सारा प्यार दिया। ये अंतिम क्लास है, अच्छे से देखिएगा। इससे 1 नंबर फिक्स है। हर बार तो 2 आता है, मैं कह रहा हूं कि 1 फिक्स है, हो सकता है कि 2 आए। चलिए ध्यान से जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे सीखिएगा, घबराइएगा नहीं। आराम से बताऊंगा, आराम से सीखिए। चलिए देखते हैं है क्या तीसरे पार्ट में। उच्चारण प्रयत्न के आधार पे मैंने आपको बताया था स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, लेकिन अब मैं उच्चारण प्रयत्न के आधार पे बता रहा हूं आपको। तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के होते हैं। और स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं उस समय उच्चारण प्रयत्न के आधार पे? 16 होते हैं। जैसे इसमें अंग, इञ, अड़, न, म इस सबको नहीं लिया जाता है। उच्चारण प्रयत्न के आधार पे स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है 16। ये होते हैं क से लेकर के भ तक। देखिएगा ऊष्म व्यंजन दूसरे नंबर पे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है ना? उच्चारण प्रयत्न के आधार पे स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 16। दिमाग में बैठा लीजिएगा। स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछेगा तो 25 बताना है, ठीक है ना? देखिएगा, जब तक उच्चारण स्पर्श न बोले तब तक आप 16 मत मारिएगा, 25 मारना है, ठीक है? आगे देखते हैं हम लोग ऊष्म व्यंजनों की संख्या। ऊष्म व्यंजन होते हैं 4। स, ह 4 होते हैं। लेकिन अगर उष्मक कह दे बाबू, उष्मक कह दे तो 3 होते हैं। स। ह जो होता है स्वतंत्र या कांकाल्य होता है। तो उष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, उष्मक 3 होते हैं। अगर उष्म बोलेगा तो स के साथ ह भी लिया जाता है। और अगर केवल उष्म बोले तो 4, अगर उष्मक बोले तो 3। स। आइए आगे आपको बताता हूं। अच्छा, इसको उष्म क्यों कहते हैं? पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि जब स का उच्चारण करते हैं तो जो वायु अंदर से बाहर निकलती है सभी ग्रंथियों को स्पर्श करते हुए निकलती है, इसलिए गर्म वायु बाहर निकलती है, गर्माहट आता है अंदर से बाहर, इसलिए इसको उष्मक, उष्मा जैसी शब्दावली से नवाजा गया है, इसलिए इसको कहते हैं उष्मक। और जब तीनों स एक साथ हो तो उस समय उसको कहते हैं उष्मक। और स ह जब साथ में हो तो वो होते हैं उष्म। चलिए ध्यान से देखते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन ये पुलिस में आ चुका है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन च, छ, ज, झ वाला जो पार्ट होता है वो होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। जैसे छ, छ देख रहे हैं, लड़ के बाहर निकलेगा, एक हवा का झोंका बाहर आएगा, तो इसको कहते हैं स्पर्श संघर्षी। संघर्ष करते हुए वायु बाहर, स्पर्श करते हुए, संघर्ष करते हुए बाहर निकलती है। तो च वाला जो वर्ग होता है वो होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। च, छ, ज, झ। इय जो होता है ना अनुनासिक में चला जाता है, और इय भी स्पर्श संघर्षी में आता है। ध्यान दीजिएगा, अनुनासिक अंग, इञ, अड़, न, म अनुनासिक में जिनको बोलने के लिए मुख और नाक का प्रयोग किया जाता है, वायु मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है, उसको हम लोग कहते हैं अनुनासिक। अनुनासिकों की संख्या 5 है। बोल के चेक करते हैं। अंग, इञ, अड़, न। देखिए नाक का प्रयोग हो रहा है, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं क्या? अनुनासिक व्यंजन। आइए आगे दिखाता हूं आपको, ध्यान से आगे देखते हैं। पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन को समझा चुका था। जब भी हम बोलते हैं तो जीभ सीधा होता है। ल बोलेंगे ना, ल पार्श्विक, पहले ऐसे मुड़ेगा आपका जीभ, हवा का झोंका आएगा, इससे टकराएगा और इसको सीधा कर देगा। बोल के चेक करिए, ल। देख रहे हैं ना, पार्श्विक है ये। तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? ल होता है। उसी तरह से लुंठित व्यंजन को हम लोग देखते हैं। पूरे व्यंजनों में एकमात्र र ऐसा है जिसको हम लोग एक बार में नहीं बोल सकते, बोलेंगे तो जीभ कांप जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं लुंठित या प्रकंपित। एक बार बोल के चेक करते हैं। र एक बार अगर आप बोल सकते हैं तो आपको नोबेल मिल जाएगा। र आप एक बार बोल ही नहीं सकते, र कई बार बोला जाएगा। बोल के देखिए, स्प्रिंग की तरह जीभ कांप जाएगी। र तो ये क्या है? प्रकंपित या लुंठित है। याद रखिएगा। उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, इनकी संख्या 2 है। ड, ढ इनको क्या कहा जाता है? द्विगुण कहा जाता है। द्विगुण व्यंजन होते हैं। इस पे तो पूरा वीडियो बना दिया है, वर्तनी शुद्धिकरण में जाकर के आप देख सकते हैं बिंदु के नियम में।
संघर्षहीन व्यंजन य व, इनको हम लोग अर्धस्वर के नाम से भी जानते हैं। तो ये होते हैं संघर्षहीन व्यंजन य व। याद करिएगा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजनों को हमने बताया था ना, जो स्वर और व्यंजन के बीच होते हैं, जिनको हम लोग अंतस्थ व्यंजन या यड़ व्यंजन कहते हैं। महर्षि पाणिनि ने इनको यड़ व्यंजन कहा था। इनकी संख्या 4 होती है, य र ल व, य र ल व। याद आ रहा है ना, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ध्यान से देखिएगा, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख और नाक से कम वायु बाहर निकले उसको हम लोग कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये होते हैं 4, य र ल व। उष्म व्यंजन अभी अभी बता दिया, स ह। और संयुक्त व्यंजन, ये तो आपके पेपर में बहुत भर भर के पूछा जाता है कि छ, त्र, ज्ञ। एक को मैं समझा देता हूं, 4 होती है इनकी संख्या, आप लोग नीचे पढ़ लीजिएगा। देखिए छ, त्र, ज्ञ, स्र। तो जैसे लिखते समय क्या बारीकियां ध्यान रखी जाती है, जैसे मैं छ को लेके समझाता हूं। छ को जब लिखेंगे तो आप जब लिखिएगा बाबू किसी भी संयुक्त व्यंजन को, तो पहले वर्ड के नीचे हलंत लगाइएगा। क प्लस स से बनता है छ। जब भी एग्जाम में ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन 4 होंगे, तो 4 ऑप्शन में लिख के दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। लिखा रहेगा क प्लस स, देखिए दोनों के नीचे। अब ये देखिए दोनों के नीचे नहीं लगाया रहेगा, दूसरा विकल्प। तीसरे विकल्प में इसके नीचे नहीं रहेगा, इसके नीचे रहेगा। और चौथे विकल्प में देखिएगा, चौथे में क्या है कि इसके नीचे है और इसके नीचे नहीं है। अगर जो छात्र बहुत गहराई से मेरी बातों को सुना है कि पहले वाले पे ही हम लोगों को क्या लगाना है, क्या लगाना है? हलंत लगाना है। अगर आप हलंत पहले पे लगाएंगे, दूसरे पे नहीं लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा। बाकी सब के सब गलत है, देखने में एक जैसे हैं लेकिन सब क्या है? गलत है। उसी तरह से त्र में भी त में आगे लगाइएगा, ज्ञ में ज में आगे लगाइएगा, स्र में स में आगे लगाइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यहां से निसंदेह 1 नंबर निकाल के ले जाएंगे। और देखते हैं हम लोग आगे। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगे। आगे देखते हैं द्विगुण व्यंजन। अभी अभी आपको समझाया द्विगुण व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे आता है उसको हम लोग करते हैं द्विगुण व्यंजन। इनकी संख्या 2 होती है, ड ढ। इनको उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। अयोगवा, अयोगवा की संख्या भी कितनी होती है? 2 होती है। अंक अह, अंक अह। अच्छा, इनको अयोगवा क्यों कहा जाता है? मैंने शुरू में आपको बताया था, स्वर वे होते हैं जो जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। स्वतंत्र रूप से उच्चारण करने वाले वर्णों को हम लोग स्वर कहते हैं। लेकिन जब अंक लिखते हैं, देखिए अंक, ये स्वर तो है लेकिन जब बोलिए उच्चारण देखिए, अंक अंक न आ जा रहा है उच्चारण करते समय। न मतलब ये बिना सहारे के नहीं बुला रहा है, न इसकी सहारा करने के लिए आ जा रहा है। उसी तरह से अह, देखिए अह ह आ जा रहा है, इसलिए इनका सहारा दे रहे हैं। इधर न दे रहा है, उधर ह दे रहा है। और सारे स्वरों ने बैठ करके मीटिंग किया। मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि हम लोगों को कोई सहारा नहीं देता है और ये अंक अह जो है इनको तो सहारा मिल रहा है, इनको अपनी टोली से बाहर किया जाए। इसलिए घोषित कर दिया गया कि आज ये हमारे टोली से बाहर होते हैं और इनको बना दिया गया अयोगवा। और अयोगवा की संख्या क्या होती है? 2 होती है। एक है अंक, एक है अह। अंक को कहा गया अनुस्वार, अह को कहा गया विसर्ग। उम्मीद है बहुत ही गहराई से समझ रहे होंगे और अच्छा लग रहा होगा आपको। आइए और भी बताता हूं आगत व्यंजन कौन से होते हैं। आगत व्यंजन यानी फारसी व्यंजन, देखिएगा ज, फ, ये जो 2 वर्णमाला में हम लोग पढ़ते हैं। वैसे तो हमने आपको बिंदु के नियम में इस पे भी पूरा डिटेल, बिंदु संबंधी अगर कोई भी ज्ञान चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और बिंदु के नियम का पूरा छान मारिए, एक एक पहलू को समझा दिया है। तो इसको मैं नहीं बताऊंगा, जा करके वहां पे देखिए। ज, फ फारसी भाषा के शब्दों में प्रयोग होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं आगत व्यंजन। मतलब किसी वर्ण के जब आगे बिंदु लगता है तो ज, फ, जैसे वजीफा, वजीफा, तो उसमें ज के आगे बिंदु लगता है। आइए देखते हैं कंठ व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, स्वर। कंठ व्यंजन को मैंने आपको बता ही दिया था, क वर्ग के जितने होते हैं वो कंठ व्यंजन होते हैं। पिछले वीडियो में पूरा ट्रिक से याद करा दिया है, तो इसको याद कराने की जरूरत नहीं है। मूर्धन्य वाले का भी ट्रिक बताया है। संघर्षहीन को ऊपर बता दिया,
तालव्य व्यंजन, य, स, य, ये भी बताया है, दंतीय व्यंजन, दंतोष्ठ व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन। ये सारे को मैंने अच्छे से समझा दिया है। अगर आपने मेरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखा होगा तो पूरी बायोडाटा आपको याद हो रही होगी, अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा होगा तो। आइए मैं आगे चलता हूं, जो आपके बहुत पते की चीज है उस पर टाइम देता हूं। देखते हैं हम लोग कि लुंठित व्यंजन क्या होते हैं। लुंठित या प्रकंपित, वही आर बार बार हमको मिल रहा है। पार्श्विक व्यंजन ल, अभी पीछे समझाया। तो लुंठित आपको समझ में आ रहा है ना, कांप जाता है जीभ, जीभ कांप जाएगा तो लुंठित। और प्रकंपित क्या होता है, जीभ क्या होगा, ऊपर जाएगा, हवा का झोंका लगेगा, जीभ खुल जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और ऊपर वाले को लुंठित या प्रकंपित कहा जाता है। कांकाल्य व्यंजन, कांकाल्य व्यंजन को मैंने आपको समझाया, ऐसा व्यंजन जब इसको हम लोग बोलते हैं तो अंदर से जो वायु आती है किसी भी ग्रंथि को स्पर्श नहीं करती है, डायरेक्ट बाहर निकल जाती है, तो ऐसे व्यंजनों को हम लोग कहते हैं स्वतंत्र या कांकाल्य व्यंजन। क्या कहते हैं, स्वतंत्र व्यंजन या कांकाल्य व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 1 है, जो कि है क्या, ह, कांकाल्य वर्ण ह। आगे देखते हैं हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं। बलाघात, बलाघात, स्वराघात, बलाघात, जब बोलते समय अक्षर विशेष पर तथा वाक्य बोलते समय शब्द विशेष पर जो बल पड़ता है उसे हम लोग बलाघात कहते हैं। 12 खड़ी क्या है, एक बार पटवारी के एग्जाम में 12 खड़ी से क्वेश्चन आया था, तो 12 खड़ी को आज मैं बता दूं, जो आपने बचपन में कक्का किक्की कुक्कू पढ़ा था तो वही है बलाघात। इसमें एक नहीं आता है, 12 खड़ी में क्री नहीं आता है, ऋषि नहीं आता है, इस याद रखिएगा, ये नहीं होता है। बाकी सारी मात्राएं शामिल होती हैं, क, का, की, कू, के, को, कौ, कं, कह, ये है 12 खड़ी। याद आ रहा होगा, बचपन में हम लोगों ने 12 खड़ी पढ़ा था, आपने भी पढ़ा था, हमने भी पढ़ा था, याद आ रही होगी वो 12 खड़ी। पूछेगा 12 खड़ी में कौन शामिल नहीं है, तो क्री शामिल नहीं होगा, मतलब ऋषि शामिल नहीं होता है। द्वितत्व व्यंजन क्या होते हैं, द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर न हो तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे कलकत्ता, देखिए त के आगे एक आधा त, कुत्ता, बिल्ली, दिल्ली, ये सब आप बता लेंगे, द्वित्व व्यंजन। मात्रिक शब्द क्या होते हैं, जिनमें मात्राएं होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मात्रिक व्यंजन कहते हैं। और जिसमें मात्रा नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अमात्रिक व्यंजन। जैसे हम लोग देखते हैं अमात्रिक शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों के उच्चारण में मात्रा का बोध न हो उसे क्या कहते हैं, अमात्रिक शब्द कहते हैं। जैसे अमन, चमन, कमल, रमन, इसमें मात्रा नहीं है, इसलिए ये क्या है, अमात्रिक शब्द है। घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, तो घोष, सघोष, घोष को ही हम लोग क्या कहते हैं, सघोष, अघोष, सघोष, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, घोष, और जिनमें न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अघोष। एक बात आपको बताता हूं हिंदी में, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। देखिए ये क्या है, क्या लिखा मैंने, योग्य। अगर इसमें मैं लगा दूं अ तो ये क्या हो गया, अयोग्य। योग्यता समाप्त कर दे रहे, यानी इसका नकारात्मक प्रभाव है। हिंदी में अ का मतलब होता है नकारात्मक, नहीं, अब वो योग्य नहीं है। उसी तरह से सघोष, अघोष, अघोष मतलब कंपन नहीं होगा, अघोष या सघोष मतलब कंपन होगा। आइए देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा सभी स्वर, द्विगुण स्वर, व्यंजन, अंतः स्वर, ह, ज, सब के सब क्या होते हैं, सघोष के अंतर्गत आते हैं, अघोष के अंतर्गत आते हैं। इसको पूरा डिटेल में बता देता हूं ना, क्यों ना, देखते हैं आगे हम लोग इसको ध्यान से, इससे तो क्वेश्चन आना ही है पुलिस में, तो इसको क्यों ना पूरे डिटेल में बता दो। आगे है, बना के रखा हूं, एकदम हलवा की तरफ समझाऊंगा, हलवा की तरह याद कर लीजिएगा, कभी जीवन में गलत नहीं होगा। आइए मैं बताता हूं आपको। अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उसे हम लोग क्या, मैंने बोला ना, अ आ जाएगा तो नहीं होगा और स आ जाएगा तो होगा। उसी तरह से प्राणत्व के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण, प्राणत्व के आधार पे 2 भागों में बांटा जाता है, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। दोनों को आगे समझाऊंगा। यहाँ पे देख लीजिएगा डिफिनीशन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख वायु बाहर निकले
उन्हें अल्प प्राण, मतलब कम हवा बाहर निकले तो अल्प प्राण, ज्यादा हवा बाहर निकले तो महाप्राण। कम हवा बाहर निकले तो अल्प प्राण, ज्यादा हवा बाहर निकले तो महाप्राण। देखते हैं डिटेल में, घबरा रहे होंगे आपकी, समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे, आइए देखते हैं। तो अल्प प्राण और महाप्राण मैंने लिख दिया है, देखिएगा। अब मैं आपको बोल के समझाता हूं। ये 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्गों में आप अल्प प्राण महाप्राण कैसे छाटेंगे? तो सबसे पहले तो छोटा आता है, तो इसलिए अल्प से शुरू करते हैं। तो पहले देखिए मैं कैसे पढ़ रहा हूं, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण, ऐसे ही आपको भी याद करना है। अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण। तो मतलब पहले पे अल्प प्राण, तीसरे पे अल्प प्राण और 5वें पे अल्प प्राण। और इसके अंतर्गत आते हैं अंतस्थ। अंतस्थ कहने का मतलब य र ल व, ये 4 और, यानी कि 5 5 5, मतलब 15 और वो 4, 15 4 19, ये किस में आते हैं? अल्प प्राण के अंतर्गत। बाकी जितने भी बच गए स्वर व्यंजन सब कुछ, सब के सब क्या है? महाप्राण है। अगर आपने अल्प प्राण को याद कर लिया तो महाप्राण तो अपने आप ही याद हो गया, यानी कि दूसरा और चौथा शेष स्वर शेष व्यंजन क्या हो गए? महाप्राण हो गए। क्या आपको आया कि नहीं आया? एक बार और बता देता हूं कैसे पढ़ना है। अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण। पहला, तीसरा, 5वां और अंतस्थ क्या होते हैं? अल्प प्राण। बाकी जो बच गए सबके सब क्या है? महाप्राण। आया ना आसानी से समझ में? आया तो ठोको लाइक और करो वीडियो को शेयर, ठीक है ना? आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आगे के 2 होते हैं अघोष। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आगे के 2 बेंच के बच्चों पे ज्यादा ध्यान देता है टीचर, सब लोग कहते हैं। तो आगे के 2 अघोष, बाकी बचे सघोष। आगे के 2 क्या है? अघोष। क ख अघोष, बाकी जो बच गए सघोष। अच्छा, वायु के आधार पे एक बच्चा कह रहा है कि बता दिया जाए, तो वायु के आधार पे पिछले वाले को बता दो। देखो क को बोलो क, ख को बोलो ख। देखो किसमें वायु बाहर ज्यादा निकल रही है? क कम वायु, ख ज्यादा। तो अल्प प्राण कौन हुआ? क। ख बोलते ख, ख ज्यादा वायु बाहर निकल रही है ना, तो ये महाप्राण होगा। ग बोलो ग, घ बोलो घ। देखो ढेर सारा वायु बाहर निकल रहा है तो महाप्राण होगा। ऐसे बोल के भी टेस्टिंग कर सकते हैं आप। आगे वैसे मैंने ट्रिक तो बता ही दिया है, बोल के भी चेक करके आप बता सकते हो। आगे देखते हैं हम लोग। देखो आगे के 2 होते हैं अघोष, पीछे के 3 होते हैं सघोष। अघोष में क्या लिया जाता है? क वर्ग को पूरा पूरा, ख वर्ग को पूरा पूरा अघोष में लिया जाता है। इसके साथ उष्मक को भी लिया जाता है, स स स। लेकिन बाबू उष्म लेना रहता तो ह भी लेते हैं, लेकिन उष्मक को लिया जाता है। यानी कि 5 और 5 10 और 3 13, ये क्या है? अघोष है। बाकी जो बच गए वो क्या है? सघोष है। शुरू के 2 और स स स यानी कि 13 वर्ण क्या हो गए? अघोष। बाकी जो बच गए सारे के सारे क्या? सघोष। तो अल्प प्राण महाप्राण की कठिनाई को आज मैंने एकदम से समाप्त कर दिया है। आप पेपर में इसे रट के जाइएगा और आप डंका बजा के आइएगा। अगर मेरे वीडियो को देखे हैं तो 4 प्रश्न जो वर्णमाला का आएगा, 4 में 4 सही करके आइएगा, फिर मुझे कमेंट करिएगा सर सारा सही हो गया, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो संज्ञा और सर्वनाम का भी वीडियो डाल दिया है। जैसे वर्णमाला को सभी लोगों ने देखा, वैसे ही धमाकेदार वीडियो संज्ञा सर्वनाम का भी बना है। जाइए उस वीडियो को भी देखिए, उसको भी लाइक करिए, उस पर भी कमेंट करिए प्यारा प्यारा। और इसी के साथ वीडियो समाप्त हुआ, वर्णमाला सीरीज समाप्त हुई। अब आगे संज्ञा सर्वनाम, अब इसके बाद आएगी क्रिया विशेषण। ठीक है ना? तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।